हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम ये क्लास 9th का साइंस का ये पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का हमारा ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 एंड इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लेना, इसी वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे। 31 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को एक बार हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। ये रहा हमारा, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ resting body of 20 kg so that it acquires a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक बार हिंदी मीडियम में देखो इस क्वेश्चन को। ये रहा हमारा, 100 न्यूटन का बल 20 केजी के एक विरामावस्था पिंड पर कितने समय तक लगाया जाए ताकि वह 100 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा बल है वो 100 न्यूटन का है। बल यानी कि फोर्स, तो फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? 100 न्यूटन का, इसको हमने लिख लिया। इसके अलावा जो पिंड है 20 केजी का है। ठीक है, यानी कि जो मास है यानी कि द्रव्यमान m वो हमारा 20 केजी हो जाएगा। इसके अलावा हमें इसमें वेग यानी कि v की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू हमारा 100 हो जाएगा। एंड हमें बोला है कि जो पिंड है वो विरामावस्था में है। ठीक है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी कि त्वरण निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमें पता है यानी कि बल 100 न्यूटन, तो F की जगह पे 100 लिखेंगे, इक्वल टू m यानी कि मास, द्रव्यमान कितना है 20, इंटू ए हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। 20 हमारा इधर जाके 100 में डिवाइड हो जाएगा, तो 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हमने निकाल लिया 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कितने समय तक लगाया जाए ताकि वह 100 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले, यानी कि 100 न्यूटन का बल किसी 20 केजी के एक पिंड पर कितने समय तक लगाया जाए, यानी कि टाइम हमसे पूछा हुआ है। इसीलिए ये फॉर्मूला हम लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले v है, तो v हमें पता है कितना है 100, इक्वल टू u हमें पता है 0 है, प्लस a हमने अभी निकाला, एक्सेलरेशन 5 है तो ये 5, एंड इनटू में t यानी कि टाइम हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद ये हमारा 100 है, तो 100 को तो एज इट इज उतारेंगे, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये खत्म हो गया। 5 इंटू टी है, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर बच गया t। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 इक्वल टू टी, यानी कि 20 सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा 20 सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखो हमसे क्या बोला है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? किन्हीं 2 जंतुओं के नाम बताइए जो पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। अब एक बार इसको हम इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। ये रहा हमारा, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम एनी 2 एनिमल्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि अल्ट्रासोनिक साउंड होता क्या है। तो देखो, साउंड हैव मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और मोर देन 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी को हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे साउंड जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होते हैं ना, उन्हीं को हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, कोई 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं। यहाँ पर 3 देखो, बैट्स हो गया, रैट्स हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। देखो, पराश्रव्य ध्वनि आपको पता चल गया, पराश्रव्य ध्वनि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऐसे ध्वनि जिनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उसको हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और कौन उत्पन्न करता है इस तरह की पराश्रव्य ध्वनि, तो चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, चूहे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है। तो भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक है जो अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि अनाज को क्षति पहुंचाते हैं। ये रहा हमारा, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 2 होते हैं इसके फैक्टर्स, एक तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जैविक कारक और अजैविक कारक। तो यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स में एयर हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये जो एयर, रेन, टेम्परेचर है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि हवा, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये आंसर हो जाएगा। ये एबायोटिक है सारे। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा जो है इंसेक्ट्स हो गया, रैट्स हो गया, इसके अलावा बर्ड्स यानी कि पक्षी हो गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, चूहे हो गए, ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आओगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, सबसे पहले यहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 34 से ना हमारा यहाँ पर खंड घ यानी कि सेक्शन डी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ये रहा। जैसा आपको इस पेपर का पैटर्न दिख रहा है ना, जिस टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 से सेक्शन डी शुरू हो जाता है और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले आपको दिखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जो ए है ये आपका 3 मार्क्स एंड ये जो बी है ये आपका 2 मार्क्स। तो देखो ए में क्या बोला है, एक परमाणु के K, L एवं M कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा K कक्ष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसके अलावा जो L वाला कक्ष होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एंड जो M होता है हमारा इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि आपको पता होगा, ये होता है 2n²। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता लगाना है कि जो तीसरा कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 का 2 उतारेंगे, इंटू लगाएंगे, n की जगह पे क्या लेंगे, तीसरे कोश का पता कर रहे हैं इसीलिए n की जगह पे 3 आएगा और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 2 9 18 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए तीसरे यानी m कक्ष में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमने बता दिया। इसके बाद इसमें देखो बी पार्ट में क्या बोला है, Mg++ और Mg का इलेक्ट्रॉन यानी कि विन्यास वितरण लिखिए। परमाणु संख्या 12 दी गई है, एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, अब इसको ना एक बार आप इंग्लिश मीडियम में देख लो। सबसे पहले इसका आंसर तो हो गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन K, L एंड M शेल ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो एक एटम के K, L और M शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K में आपको पता है 2 होते हैं, L में हमें पता है 8 एंड M में 18। ठीक है, सेकंड में बी पार्ट में बोला है राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है Mg++ एंड Mg, एटॉमिक नंबर 12 है। तो देखो सबसे पहले हम Mg++ का बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना Mg++ है तो ये हमारा एटम नहीं है बल्कि ये एक आयन है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कि परमाणु संख्या 12 है। तो इसमें से ना यहाँ पर देखो आयन में यहाँ पर 2 प्लस प्लस हैं, तो अगर ऊपर प्लस प्लस होना 2 बार है तो इसीलिए माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहां पर ऐसे होता Mg माइनस माइनस होता तो हम क्या कर दे कि 12 में से 12 में हम प्लस कर देते 2, लेकिन यहां पर प्लस प्लस है इसीलिए 12 में से हमने माइनस कर दिया 2। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसमें 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देंगे। तो K जो शेल होता है यानी K कक्ष उसमें 2 हो जाएगा, एंड जो L होता है इसमें कितने बचेंगे 8। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा 2K का और L का 8 ये आंसर हो जाएगा Mg++ का। अब हम बता देंगे Mg का। तो देखो Mg का कैसे बताएंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले Mg का इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हमारा जो Mg है ना इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो ये एटम है। यहाँ पर Mg++ था, ये हमारा आयन था, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये हमारा एटम हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 12 ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारा मैग्नीशियम का 12 है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। अब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, K का हमारा 2, L का 8 एंड M का हमारा 2, 2 8 10 हो गया और ये 2 यानी कि 12 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 में ना हमें अथवा में भी दिया गया है, यानी कि और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। कैसे करेंगे हम और वाला क्वेश्चन? और वाला क्वेश्चन हमारा यहां पर ये रहा, वाई डू He यानी कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी, यानी कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन के जीरो वैलेंसी क्यों होता है, ये सबसे पहले हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बार इसको हम हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 34 का अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा, हीलियम, नियॉन तथा आर्गन की संयोजकता शून्य होती है क्यों? तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर हम कुछ इस तरह से बताएंगे। देखो हीलियम जो होता है उसका जो K शेल होता है, K कक्ष, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होंगे, क्योंकि हीलियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, तो इसका 2 हो गया, यानी कि जो इसका बाहरी कोश है, बाहरी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि K जो शेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नियॉन में देखो, नियॉन का 10 होता है। ठीक है, तो इसीलिए K जो शेल है इसमें 2 आ गया, L में 8 आ गया, और आपको पता है L जो शेल होता है, L कक्ष, इसमें मैक्सिमम 8 आते हैं। ठीक है, तो इसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है ना वो भी हमारा ये पूरा हो गया है। इसके बाद ऑर्गन का जो यहाँ पर 18 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे। तो इसमें जो आउटर मोस्ट इसका शेल है यानी कि M, इसमें भी देखो 8, यानी कि इसका भी आउटर मोस्ट जो शेल है ना वो कंप्लीट है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी। तो इस तरह से इसके आंसर में हम लिखेंगे, ऑल 3 एलिमेंट्स हैव देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर देयर वैलेंसी इक्वल टू 0, यानी कि इनकी वैलेंसी यानी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि इनका जो बाहरी कोश है वो पूरा है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। तो यहाँ पर 4 तत्व दिए हैं, 4 एलिमेंट दिए हैं, इनके सिंबल लिखने हैं। सबसे पहला हमारा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का क्या होगा, आपको अच्छे से आता होगा, Si होता है। एंड आपको एक बात ध्यान रखना है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद वाला स्मॉल होता है। दोनों इस तरह से आप मत लिख लेना Si, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों इस तरह से स्मॉल मत लिख देना, ये भी गलत हो जाएगा। पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल होता है। इसके बाद सेकंड है चांदी यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर का क्या होता है, ये होता है हमारा Ag। अगला है सल्फर। तो सल्फर का पता होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है, S।
एंड नेक्स्ट है हमारा सोडियम, सोडियम का भी आसान है Na। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है, देखो ए पार्ट में कि राजधानियों का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हमें राजधानियों का कार्य बताना है, यानी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो देखो क्या कार्य होता है हमारा राजधानियों का। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा कि मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, एंड सेकंड हो जाएगा कि स्टोर्स मेटाबॉलिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट। तो ये है व्हीकल्स के फंक्शंस, राजधानियों के कार्य। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनके फुल फॉर्म लिखने हैं। पहला है हमारा एटीपी। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड है इसमें डीएनए, डीएनए का पता होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड थर्ड है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रहा हमारा डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड एसईआर का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 35 में और में भी हमें दिया हुआ है और वाला क्वेश्चन। यहां पर देखो ये रहा, हिंदी मीडियम में पहले देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, एंड सेकंड है इसमें कि परासरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, और थर्ड है कि पौधे में किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई कहा जाता है। इसको एक बार आप इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं। ये रहा और वाला क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो देखो प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम में। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, यानी कि हिंदी में कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, तो राइबोसोम में होता है। दूसरा है परासरण किसे कहते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, एक एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये होता है हमारा ऑस्मोसिस, परासरण। यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, इसी को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी बोला था, तो एग्जाम्पल देख लो, ये हो जाएगा व्हेन रेजिन प्लेस्ड इन वाटर गेट्स स्वोलन। यानी कि जब हम पानी में किशमिश को रखते हैं तो कुछ देर बाद जो किशमिश होता है ना वो फूल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है यानी कि विलायक, जैसे कि वाटर और रेजिन यानी कि पानी और किशमिश है, तो पानी जो होगा वो विलायक होगा यानी कि सॉल्वेंट होगा, और किशमिश हमारा क्या होगा, ये होगा सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि ये हमारा विलेय होगा। तो जो हमारा विलायक है यानी कि वाटर, वो उच्च सांद्रता से यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर यानी कि निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा परासरण क्या होता है। इसके बाद थर्ड था कि पौधे में किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका का जो रसोई है वो बोलते हैं, यानी कि किचन ऑफ सेल। ठीक है, इन प्लांट, पौधों में। इट इज कॉल्ड सो ड्यू टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखो, इसमें हमसे क्या बोला है कि एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। जी की वैल्यू ये दी है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक यह जा सके। ठीक है, एक बार इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो जी की वैल्यू ये है, कैलकुलेट करना है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक ये गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना इसमें हमसे बोला है कि जो यहाँ पर बॉल है उसको अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, वेलोसिटी इसमें दी गई है 49 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, यानी u की वैल्यू हो जाएगा 49। इसके अलावा यहाँ पर इसको ना ऊपर फेंका गया है, तो इसमें ना
यहाँ पर हमारा v की वैल्यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और g की वैल्यू क्या होगा, जो बॉल है उसको अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर फेंका गया है, इसीलिए इसमें हमारा ये जो g की वैल्यू दी है 9.8 ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा हमें निकालना क्या है, हमें इसमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसीलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो यहां पर a की वैल्यू a की जगह पे g लिखेंगे और s, ठीक है। अब देखो v की वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस u की वैल्यू क्या है 49, तो u की जगह 49 लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल टू 2 है इंटू जी की वैल्यू है -9.8 एंड इंटू में s, ठीक है। s को एज इट इज हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारा इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये 0 को तो हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब माइनस है, फिर इसके बाद 49 है, स्क्वायर है, तो इसीलिए इसको 2 बार हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ये जो 2 है ना, ये हमारा यहां पर आ जाएगा डिवाइड में, एंड ये -9.8 ये भी हमारा नीचे आ जाएगा इस तरह से डिवाइड में, इधर क्या बचा, s बचा। अब इसके बाद सबसे पहले तो इस माइनस से माइनस को हटा देंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर यहां पर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 98 बन गया, तो ये 49 के टेबल से 1 टाइम में, ये 49 के टेबल से 2 टाइम में कटेगा, और इसके अलावा ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10 कटेगा, 49 एंड 5 बचा ऊपर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 245, नीचे क्या बचा है 2 से हम डिवाइड कर देंगे 245 को, तो ये आ जाएगा हमारा 122.5 एंड ये मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा s की वैल्यू, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारा 122.5 मीटर, यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसी में देखो सेकंड पार्ट में पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो टोटल कितना टाइम लिया, ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आने में टोटल कितना टाइम लगा, ये हमें पता लगाना है इसमें, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें हम। सबसे पहले इसको एक बार हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, तो इसमें v इक्वल टू यू प्लस AT वाला लग जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस, अब a की जगह पे यहाँ पे हम g लिखेंगे, GT ये वाला लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले v की वैल्यू हमें पता है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू u हमें पता है 49 प्लस g की वैल्यू हमें पता है -9.8 एंड इनटू में क्या है t है, ठीक है। t की वैल्यू हमें निकालना है यानी टाइम निकालना है, तो यहाँ से इस 0 को तो लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा 49 है, तो इसको हमने उतार दिया, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -9.8 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9.8t हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस -9.8t को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो प्लस का 9.8t हो जाएगा, इधर 49 बचा। अब t को एज इट इज करके इस 49 को उतारेंगे, 9.8 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर आकर 9.8 डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 1 0 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हमारा 49 के टेबल से 1 टाइम में, ये 49 के टेबल से 2 टाइम में, ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10, यानी कि t की वैल्यू हमारा 5 सेकेंड आ गया, ठीक है। t की वैल्यू 5 सेकेंड ये हमारा हो गया। लेकिन देखो सबसे पहले जो बॉल है वो ऊपर गया, यानी कि ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर जाके वहीं पर लटक जाएगा, वहीं पर अटक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, यानी कि ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा तो नीचे आने में भी 5 सेकंड लगेगा। तो यानी कि जो टोटल टाइम है हम लिखेंगे टोटल टाइम, तो ये कितना लगेगा 5 + 5 यानी कि 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड ही हमारा आंसर है।
आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। तो देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसके दोनों पार्ट्स को कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में ही देखो यहाँ पर हमें और में भी क्वेश्चन दिया है। तो और वाला क्वेश्चन ये रहा, डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को इसमें डिफाइन करना है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। ठीक है, तो एक बार इसको सबसे पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। दाब को परिभाषित करना है और उन कारकों को लिखना है जिन पर दाब निर्भर करता है। तो देखो इसका आंसर हमारा इस तरह से हो जाएगा। दाब यानी कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जो थ्रस्ट है वो पर यूनिट एरिया पर अप्लाइड होता है, वही हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक है, यानी कि दाब यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स हमारा हो जाएगा थ्रस्ट, फोर्स एंड दूसरा हो जाएगा सरफेस एरिया एट विच फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एंड इसी में सेकंड पार्ट है कि द्रव्यमान तथा भार में कोई दो अंतर लिखिए। यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर, मास एंड वेट में दो डिफरेंस बताने हैं। तो देखो द्रव्यमान और भार यानी कि मास एंड वेट में एक तो हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा, इसका यूनिट केजी होता है एंड वेट जो होता है उसका यूनिट न्यूटन होता है। दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा टोटल मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इसमें फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट यानी कि F फोर्स इक्वल टू m/g होता है इसमें। ठीक है, मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है मास एंड वेट के बीच में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 से देखो सेक्शन ई शुरू हो जाता है। तो 37 में सबसे पहले यहाँ पर ये हमें दिया गया है, इसको सबसे पहले इसको रीड करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट नियर द ग्राउंड। तो टोटल एनर्जी इसमें बतानी है। टोटल एनर्जी देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसका हमारा, काइनेटिक एनर्जी को ना हिंदी में हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है mgh और यहाँ पर कंजर्व्ड। ठीक है, इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। देखो हिंदी मीडियम में ये रहा हमारा, एक जनित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी, तो कौन सी ऊर्जा होगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। तो ये रहा, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ विंड टर्बाइन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो सबसे पहले जो मैकेनिकल एनर्जी होगा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में जो हमारा इसमें विंड टर्बाइन होता है यानी कि जो पवन चक्की होती है, तो पवन चक्की जब घूमती है ना तो उसका जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ना वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखो अथवा में भी एक दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में करना होगा। ठीक है, हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप क्या हैं, तो ऊर्जा के अनेक रूप इसमें बताने हैं हमारे आसपास। व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी ऑब्जर्व्ड अराउंड अस, कोई चार बताने हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो हो जाएगा विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, हीट एनर्जी, ताप ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो ये सारे काफी इसमें ऊर्जा के प्रकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंड इसके बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो, जाइलम में जीवित ऊतक का नाम बताइए। इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में रीड करेंगे हम। नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम। तो जाइलम में हमारा लिविंग टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम पैरेंकाइमा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम। तो फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी मीडियम में देखो फ्लोएम में उपस्थित मृत अवयव का नाम बताइए, तो ये हमारा है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा।
थर्ड है जाइलम का कार्य बताइए। तो जाइलम का कार्य बताना है हमें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। पता होगा आपको कि जाइलम जो है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि प्लांट के अंदर जो मिनरल्स है, इसके अलावा जो वाटर है, वो सॉइल से हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। ठीक है, यही इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद इसी में अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन बताना है, फ्लोएम के कार्य। तो देखो, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का जो लीफ होता है, पत्ते, वहां से हर एक पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है किसका, ये होता है फ्लोएम का। ठीक है, तो फ्लोएम के कार्य आपको अच्छे से पता होना चाहिए और जाइलम के कार्य भी आपको पता होना चाहिए प्लांट में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी सबसे पहले इसको रीड करना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच टाइप ऑफ चेंज टेकन इन बर्निंग कैंडल। तो देखो, बर्निंग कैंडल यानी कि मोमबत्ती का जलना, किस प्रकार का इसमें बदलाव होता है। यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम हिंदी मीडियम में भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है। वैसे तो दोनों ही परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज भी होता है यानी कि रासायनिक परिवर्तन भी होता है और फिजिकल चेंज भी यानी भौतिक परिवर्तन भी। दोनों परिवर्तन कैसे होंगे, देखो फिजिकल चेंज तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोमबत्ती का जलना, जब मोम जो होता है, सबसे पहले मोमबत्ती पूरी तरह से ऐसे होता है हमारा, ठीक है। तो जब ये जलता रहता है तो इसका मोम पिघलकर नीचे गिरता रहता है, तो ये तो हमारा हो गया फिजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, जब मोमबत्ती जलता है ना तो इसमें से CO2 गैस निकलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जब मोमबत्ती जलेगा ना तो ऊपर आप कोई चीज लगाना, जैसे कि प्लेट वगैरह लगाना, तो आपको कुछ देर बाद प्लेट पर ना काले काले सब्सटेंस दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें केमिकल चेंज हुआ यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंज भी है और फिजिकल चेंज भी है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पानी कितने रूप में पाया जाता है। तो आपको पता होगा, बहुत ही इजी है, पानी 3 रूप में पाया जाता है। कौन कौन सा, सॉलिड यानी कि ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में, एंड लिक्विड जो होता है यानी कि तरल पानी के रूप में, और गैस वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है कि कोलाइडी क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले इसको एक बार इंग्लिश मीडियम में देखो, ये रहा हमारा, व्हाट इज कोलाइडल, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है। तो कोलाइडल होता क्या है, इसका आंसर हमारा ये रहा, हेट्रोजेनस मिक्सचर वेयर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू सॉल्यूशंस एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन। तो ये होता है हमारा, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन विद नेक्ड आइज, ठीक है। तो ये हमें बताना था कोलाइडल के बारे में। अब एक एग्जाम्पल भी देना था, तो एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लड, मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। एंड इसमें और वाला क्वेश्चन ये रहा कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव के 2 एग्जाम्पल्स, 2 उदाहरण देने हैं। तो ये रहा हमारा, सनलाइट पासेस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो जब निकलती है तो वो हमारा होता है टिंडल प्रभाव। पाथ ऑफ लाइट बिकॉज विजिबल, बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू मिल्क, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद अब देखो, क्वेश्चन नंबर 39 हो गए हमारे टोटल। तो इस पेपर में ना क्वेश्चन नंबर 39 तक, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39 है। इसका मतलब आपके पेपर में भी, साइंस के क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चंस ही आएंगे। एंड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।